गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 11 के भूगोल विषय के द्वितीय भाग के अध्याय संख्या 3 अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को जो है शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इस पाठ के अंतर्गत अपन जो है भारत के अफवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ विलुप्त होती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमारा अध्याय संख्या 3 है अफवाह तंत्र। देखते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियों, नालों व वाहिकाएँ होती है, छोटी छोटी धाराएं को देखा होगा जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट है वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य घटना है। यानी कि जहाँ पे जो अतिरिक्त पानी जैसे बरसात का हो गया, अचानक चक्रवात तूफान आ गया, उसका हो गया, तो वो पानी अगर वाहिकाओं द्वारा बह कर नहीं जाएगा बच्चों, तो ऐसी जगह पर जो है बाढ़ आने के हालात या चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक है? बारहमासी वो नदी होती है बच्चों जिसमें 12 महीने जल होता है, जो 12 महीने बहती रहती है, पूरे साल भर बहती रहती है। और अल्पकालिक नदी वो होती है जो केवल बरसात के ऋतु में ही पानी बहती है, बाकी सूख जाती है। तो अल्पकालिक नदी और बारहमासी नदियों में अंतर पूछा जा सकता है बच्चों, तो ध्यान रखना। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल के अन्य 2 पाठ्यक्रमों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने का जो ढाल है उसके बारे में बता सकते हैं? यानी कि नदी एक ही दिशा में इसलिए बहती है क्योंकि पानी का जो स्वभाव है वो है उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर, यानी कि जहाँ ढाल ऊपर है उससे नीचे की तरफ लुढ़कता है। उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? एक नदी विशिष्ट रूप से अपना जल बहा कर लाती है उसे, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? एक नदी द्वारा अपने क्षेत्र में बहा कर लाए गए पानी को जल संग्रहण या जल ग्रहण कहा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों जिनके बारे में जो है हमें इस पाठ के अंतर्गत उनके उत्तर ढूंढने को मिलेंगे। इस मानचित्र में बच्चों भारत की नदियों के बारे में बताया गया है। सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ होकर के बहती है उसके चित्र को दर्शाया गया है। एक नदी द्रोणी होता है, अफवाह द्रोणी बच्चों। नदियों की जब छोटी छोटी धाराएं जब नदियों में आकर के मिल जाती है और एक संपूर्ण नदी बन जाती है तो उसको एक अफवाह द्रोणी या फिर नदी द्रोणी कहते हैं। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है या जल संभर भी कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के और नालों के क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचय है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे भाग में पड़ता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहत नियोजन इकाइयाँ व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय अफवाह तंत्र को बच्चों 2 भागों में बांटा गया, अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं। जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विभाजित करती है। तो देखना बच्चों, भारत की 77% नदियाँ जो है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है। यह प्रश्न बन सकता है कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। यानी 77% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बच्ची 23%, जबकि 23% क्षेत्र सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार नदियाँ जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये नदियाँ वो है बच्चों जो अरब सागर में जल गिराती है। जल संभर के क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफवाह श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक इत्यादि नदियाँ आती है।
दूसरा मध्यम नदी द्रोणी, जिसमें 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जिसमें काली सिंध, पेरियार और मेघना प्रमुख है। और तीसरा है लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाद क्षेत्र 2000 से कम किलोमीटर पर है। इसमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की नदियाँ बहुत सारी इसमें शामिल हैं। भारत के मानचित्र में बच्चों मैंने अभी कहा कि वहाँ पे जो है भारत की नदियों के बारे में बताया गया है, तो उस मानचित्र के जरिए अपन देख सकते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। नदियों का उद्गम स्रोत पर्वत, हिमालय पर्वत से भारत में ज़्यादातर नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है बच्चों, उत्तर भारत की नदियाँ ज़्यादातर हिमालय पर्वत से निकलती है। इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का बड़ा उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, जो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। दक्षिण भारत की इन नदियों को पहचान कीजिए, यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियाँ अलग अलग हैं, उनके बारे में भी प्रश्न बन सकता है। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है। ये अनेक छोटी छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। उद्गम के आधार पे तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों जो हमारे दिमाग में उठते हैं। अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख अफवाह तंत्र को, नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये तीन प्रमुख भूआकृति इकाइयों में विभक्त है। पहली है हिमालय अफवाह तंत्र। बच्चों, हिमालय अफवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियाँ आएगी जो हिमालय से निकलती है और अंत में अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में ले जाकर विसर्जित कर देती है या अरब सागर में ले जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। तो भारतीय अफवाह तंत्र को अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले नदियों के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये सिंधु नदी भारत की, जो यहाँ से बहती पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद में ये झेलम नदी, सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी सिंधु की जो है सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी अगर प्रश्न परीक्षा में बच्चों को एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये बताना, हिमालय पर्वत से निकल कर के ये फिर पाकिस्तान में भी चली जाती है और भारत के पंजाब और ये व्यास, ये 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर प्रश्न बनता है बच्चों, मेन जो नदी है भारत की, गंगा और यमुना नदी। ये गंगा नदी ये जा रही है बच्चों, ये बहती है, अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये यमुना नदी भी यही है, आखिर में ये जो गंगा में आकर मिल जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का देखना, भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों, ये हिमालय के यहाँ से निकल के ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती हुई अंत में ला जा करके बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये तो था बच्चों भारत की नदियों का एक तरह से चार्ट। इसके अलावा ये दक्षिणी भारत की नदियों में देखना, प्रश्न बन सकता है बच्चों के, उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी। उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी आप लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लिख सकते हो, गंगा नदी का नाम आप लिख सकते हो, चंबल, यमुना, ये सारी उत्तर भारत की नदियाँ हैं। अगर प्रश्न पूछे बच्चों की भारत की, दक्षिण भारत की नदियाँ, तो इसमें आप कृष्णा नदी का नाम, महानदी का नाम, कावेरी नदी का नाम, तुंगभद्रा नदी का नाम, तापी नदी का नाम, ये सारी जो है बच्चों दक्षिण भारत की नदियाँ कहलाती हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पक्का आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। धन्यवाद।